co-powered by Techno. हेलो एंड वेलकम। वाक्य एनएफओ हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करते हैं। कंपनी जो आपके लिए नई ऑफरिंग ला रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड के नए इंडेक्स फंड के बारे में। इसके एनएफओ पर आपकी भी नजर गई होगी और इस नए फंड का नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। जैसा कि नाम है इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये स्कीम जो है ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स टीआरआई को ट्रैक करने वाली है। इस एनएफओ में निवेश करने की लास्ट डेट है 3 अक्टूबर और कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो मिड कैप 150 इंडेक्स की टॉप 50 मिड कैप कंपनियों को मोमेंटम के आधार पर सिलेक्ट करेगी। मोमेंटम इन्वेस्टिंग यानी उन शेयरों पर फोकस किया जाएगा जिनमें पिछले 6 और 12 महीने में एक पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड दिखाया जाता है। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड निवेशकों को हाई ग्रोथ वाले मिड कैप सेगमेंट को टारगेट करने का मौका देगा और जैसा कि मैंने कहा इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टीआरआई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर देवेंद्र सिंघल। मिस्टर सिंघल, स्वागत है आपका मनी 9 में। शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपने इस नए फंड पर बात करने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स जो है जब भी कोई नई स्कीम आती है तो उसके बारे में और जानना चाहते हैं और मुझे लगता है यही वो मौका है जब हम आपसे डायरेक्टली बात करके उन्हें बता सकते हैं। सो मिड कैप इंडेक्स फंड में स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी आप लेकर के आए हैं और जब मैं रिटर्न्स को देख रही थी तो जो इनके पेरेंट इंडेक्स है उसके मुकाबले जो मोमेंटम 50 टीआरआई है उसने, चाहे हम 1 साल के रिटर्न की बात करें, 3 साल के रिटर्न की बात करें या 5 साल, 7 साल, 10 साल, सब में ये जो है इसने अपने पेरेंट इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस दिया है। सो एक ये खास बात मुझे नजर आ रही है। और क्या खास बात है इसमें? इन्वेस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? स्मार्ट बीटा के प्रॉमिस के साथ आ रही है ये नई स्कीम आपकी। धन्यवाद प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसा आपने सभी कुछ बता ही दिया इस फंड के बारे में, ये निफ्टी के 150 मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं उसके अंदर से टॉप के 50 स्टॉक्स जो पिछले 6 से 12 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनका फ्री फ्लोट के बेसिस के ऊपर और उनकी मोमेंटम रैंकिंग के ऊपर आप उनको वेट देते हैं इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो आपने अभी बताया कि जो ये रिटर्न है इस मिड कैप इंडेक्स का मोमेंटम 50 का, ये अपने पेरेंट से बेहतर रहा है। तो रिटर्न तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो है रिस्क। ठीक है, इसमें रिस्क भी एक्चुअली कम है। तो जब जितना मिड कैप इंडेक्स गिरता है ये इंडेक्स उससे कम गिरा है, तो ये सोने पे सुहागा, बढ़ते वक्त ज्यादा बढ़ता है, गिरते वक्त उतना ही गिरता है। तो हमको लगता है कि अगर कोई मिड कैप में निवेश करना चाहता है लंबे समय के लिए, किसी पैसिव स्ट्रैटेजी को लेना चाहता है, तो ये एक बहुत ही उपयुक्त इंडेक्स है उस निवेशक के लिए। देवेंद्र सर, आपने कहा कि रिस्क कम है, पर मुझे एक रिस्क जो समझ में आ रहा है वो है कंसंट्रेशन रिस्क, क्योंकि ये फैक्टर्स के आधार पर इंडेक्स से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करने वाला है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि आपके जो मैं लीफलेट देख रही थी उसमें आप बता रहे हैं कि 14 सेक्टर्स में ये जो है आपको एक्सपोजर देगा। पर मुझे लग रहा है क्या इसमें आपको नहीं लगता कि कंसंट्रेशन रिस्क ज़्यादा रहता है? इस रिस्क को आप एक इन्वेस्टर को कैसे समझाएंगे और आपकी स्कीम में इसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? या फिर ये इट इज समथिंग कि इसको कम नहीं किया जा सकता, ये रहेगा, ये रिस्क आपको समझना चाहिए अगर आप इस तरह की स्कीम में निवेश कर रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे हमने बताया 50 स्टॉक है, राइट, बट किसी भी सेक्टर में वेट जो है वो 20% के ऊपर नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये एक अच्छा है आइडिया, क्योंकि अगर आप निफ्टी देखें जहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर 25-26% तक जाता है, तो उसके मुकाबले तो कंसंट्रेशन काफी कम है यहाँ पे, क्योंकि 20 पे इसको कैप आउट किया हुआ है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो हमारे हिसाब से इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। 50 स्टॉक है, सबका इंडिविजुअल वेट है और कहते हैं किसी का ज्यादा है किसी का कम है। सेक्टर वाइज इसको 20% से अभी इस पे कम है। जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसका 20% से कम है रिस्क। तो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है ऑनेस्टली, अगर आप पूछे तो। हाँ,
अगर आप मिड कैप 150 से कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे 150 स्टॉक्स है, यहाँ पे सिर्फ 50 स्टॉक है, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन तो रहेगा। बट हम कभी भी बात करते हैं तो आई थिंक 30 से लेके 50 स्टॉक तक इट्स अ प्रीटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो निवेशक को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, सो ये बताइए कि जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड को जगह देना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, क्या उन्हें बेहतर रिटर्न के लिए मोमेंटम से जुड़े इंडेक्स फंड को देखना चाहिए? ये तो हर निवेशक के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है, बट हमने देखा है कि मोमेंटम जब चलता है तो वो जब उसकी उछाल आती है तो वो काफी अच्छी रहती है, और जो निवेशक को जो रिटर्न मिलता है वो जनरली ज्यादा मिलता है। तो अभी आप देखिए कि मोमेंटम आ कहां से रहा है, जहां जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, जहां पे लोगों को विश्वास है कि आगे वाले टाइम में भी अर्निंग ग्रोथ आएगी, वहां पे प्राइस परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। तो जब सेक्टर रोटेशन होता है, क्योंकि आप उन सेक्टर्स के अंदर निवेश कर रहे हो, उन स्टॉक्स के अंदर निवेश कर रहे हो जहां पे लोगों को लग रहा है, निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले 6 महीने 12 महीने में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो डेफिनेटली आप उस लय में चल रहे हैं, निवेश की लहर के साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिटर्न ज्यादा रहता है। बट जैसा मैंने कहा कि रिटर्न के साथ अगर रिस्क मेरे को उतना ही मिले तो सोने पे सोचता। ओके, सो आपके हिसाब से इसको एक लाइन में आप सोने पे सुहागा कह करके डिस्क्राइब करेंगे। मुझे ये बताइए, इक्विटी मार्केट नए टॉप बना रहा है, वैल्यूएशन को लेकर चिंता भी हम देख रहे हैं, और मिड कैप में खासी तेजी रही है, ऐसे में क्या इसमें निवेश करने का ये सही समय हो सकता है? प्रियंका, हम हमेशा बोलते हैं जब भी आप इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश कीजिए, आप 5 7 10 साल का अपना होराइजन लेके चलिए। अगर उतना आपका होराइजन है तो आप वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट में उसको आप झेलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि लंबे समय में वॉलेटिलिटी कम होती जाती है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा दिखती है, बट अगर आपका निवेश बहुत लंबे समय के लिए है तो आपको वॉलेटिलिटी कम नजर आती है। तो उसके हिसाब से निवेश का सबसे अच्छा समय अभी है। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी निवेश मार्केट में हैं, आपका एक्सपोजर है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से इसको देखिए कि आपका कितना एक्सपोजर मिड कैप में होना चाहिए, कितना एक्सपोजर लार्ज कैप में होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरा मिड कैप में एक्सपोजर कम है, आप डेफिनेटली इस फंड को देखिए, आपको एक बेहतरीन हमारे हिसाब से रिटर्न मिलेगा लंबे समय के लिए। ओके, आपने बात की कि आपको वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करके फिर निवेश का डिसीजन लेना चाहिए, पर मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से आप इतने लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, एक आइडियल एसेट एलोकेशन जो एक डाइवर्सिफाइड हो अच्छे से, वो कैसा होना चाहिए? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 100 रुपये अगर किसी को निवेश करना है तो आप उसमें क्या कहते हैं, कितना आप लार्ज कैप की तरफ डेडिकेट कीजिए, कितना आप मिड कैप की तरफ कीजिए? ऑब्वियसली रिस्क विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट अगर कोई 5 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो आप उसके लिए कैसे वो एसेट एलोकेशन को डिवाइस करेंगे? देवेंद्र सर, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम यू। प्रियंका, इसमें कोई भी बिना क्लाइंट को जाने पहचाने उसका रिस्क प्रोफाइल नहीं बना सकता, क्योंकि आपका कितने समय के लिए आप पैसे को निवेश करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। मान लीजिए आज आप कोई बच्चे का जन्म हुआ, उसके लिए आप पैसा निवेश करना चाहते हैं अगर 20 30 50 साल के लिए, ठीक है, तो पैसा उसके दादा दादी लगा रहे हैं या नाना नानी लगा रहे हैं, बट पैसा बच्चे के नाम पे लग रहा है क्योंकि उनको वो पैसा चाहिए नहीं। तो आप सोचेंगे कि वो क्योंकि एक एज है, 60 साल के ऊपर है, तो उनका रिस्क प्रोफाइल उनके हिसाब से करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पैसा किस चीज के पर्पस के लिए लग रहा है और कितने लंबे समय के लिए लग रहा है और कितना वॉलेटिलिटी आप उस पैसे के साथ झेल सकते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। अब अगर कोई मेरे से पूछे, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसके नाम पे स्मॉल कैप में पैसा डाला, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में, क्योंकि मुझे पता है आगे वाले 10 20 साल में उसको पैसा नहीं चाहिए, और 10 से 20 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप की जो ग्रोथ रेट है वो मार्केट से बेहतर रहती है, तो वहां पे आपका रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंडिविजुअल सवाल है, और ये मैं तो कहूंगा कि आप किसी भी बिना वित्तीय सलाहकार के इस निर्णय पे ना पहुंचिए, क्योंकि जितना आपका एसेट एलोकेशन ठीक होगा, उतना ही जितने टाइम आप मार्केट में बने रहेंगे, उतना ही आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप अपने इसको हल्के में मत लीजिए, सलाह के साथ चलिए, बिना सलाह के इट वुड बी वेरी डेंजरस थिंग।
my ओके, view. सो आई थिंक एज वॉरेन बफे से डोंट टाइम द मार्केट, बट मार्केट को टाइम दीजिए, ना कि मार्केट को टाइम कीजिए। इसीलिए आपको लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। हम क्योंकि आपके नए मिड कैप इंडेक्स मोमेंटम फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब मिड कैप स्पेस की बात आती है तो यहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड दोनों का हम एक शार्प एक्शन रिएक्शन देते हैं। इस ऐसे में आप ये जो मोमेंटम स्कीम लेकर के आए हैं, इसमें कोई निवेश अगर करना चाहता है तो उन्हें क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? उसके पहले किन बातों का, किन फैक्टर्स का उन्हें ध्यान रखना है? आपने तो फैक्टर लगा दिया इंडेक्स में, पर निवेशक को किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है? देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया कि जो इंडिया में पहले जो टॉप 100 मार्केट कैप की कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं वो मिड कैप के अंदर आती हैं। तो ये कंपनियां वो हैं जो अपने, हालांकि सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, बट ये कंपनियां अपने क्षेत्र में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पे अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, इस वजह से इनका मार्केट कैप थोड़ा सा कम है लार्ज कैप के मुकाबले। तो बट ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां अपने इंडस्ट्री के अंदर छोटी हैं। ये कंपनियां वो हैं जिन्होंने सालों साल अपना लोहा मनवाया है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली है, कैपिटल एलोकेशन अच्छा किया है। इसी वजह से इनका पीई आज की डेट में ज्यादा है। बट अगर हम इकोनॉमी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम 7% के ऊपर की बात करते हैं, तो टिपिकली छोटी कंपनियां ज्यादा ग्रो करती हैं लार्ज कंपनीज के मुकाबले। तो इन कंपनियों का ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। और अभी आप देखोगे तो 18 से 24% का अर्निंग एक्सपेक्टेशन है मिड कैप इंडेक्स का अगले 12 महीने का, और फिर उसके आगे का भी। तो 30-31 टाइम पीई हमको महंगा लगता है, बट अगर हम वहीं एक साल के आगे जाएं तो वो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ से पी एक्सपेंशन का स्कोप है, ठीक है, हो सकता है, बट चांसेस कम है। बट अर्निंग्स ग्रोथ उतनी ही दमदार है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वहां पे 14 से 16% का अर्निंग ग्रोथ है। वहीं पे मिड कैप इंडेक्स में 18 से 24% का अर्निंग ग्रोथ है। तो अगर मेरा मल्टीपल एक्सपेंशन नहीं भी हुआ और मेरे को अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से मेरे स्टॉक प्राइस बढ़े, तो फिर भी मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो इन सब चीजों को रखते हुए हमको लगता है अगर आप 5 साल 10 साल के लिए मिड कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप इंडेक्स में भी डालते हैं पैसा, एक अपॉर्चुन मोमेंट है। आप जरूर इसको ध्यान में रखते हुए डालिए। हाँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो आप लंबे समय के लिए पैसा डालिए। और जब मार्केट नीचे गिरता है, जो हर साल गिरता है, ऐसा 32 साल में शायद 2 साल ही ऐसा हुआ है जहाँ पे मार्केट अपने पीक से 10% से नीचे ना गिरा हो, ठीक है, और हर 5 से 10 साल में 30% का मार्केट में भी गिरावट आती है, हमने देखा है। तो आप उतना पैसा डालिए जितना आप डाइजेस्ट कर सके। आपको लगता है कि आप नीचे मार्केट गिरेगा तो पैसा और डाल सकते हैं, तो जरूर उसको यूज कीजिए। और हमको लगता है अगर आपका ऐसा रहा तो एक लो डबल डिजिट या अर्ली टीन्स नंबर इन मार्केट रिटर्न्स, आई थिंक इज अ वेरी वेरी पॉसिबल नंबर ओवर द नेक्स्ट 5-10 years देयर। ओके, सो नाउ टेल मी, सिंस यू स्पोकन अबाउट मार्केट, बाजार के वैल्यूएशन को कई एक्सपर्ट्स, कई दिग्गज कह रहे हैं कि महंगे हैं, और कई इससे अग्री नहीं भी कर रहे हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि कई एएमसीज अपनी खरीद को लेकर बहुत कॉशियस स्टैंड रख रही हैं और ज़्यादा कैश रिजर्व रख रही हैं। आपकी क्या स्थिति है, मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, हमने कोटक में हम कभी कैश कॉल नहीं लेते। टिपिकली 3 से 7% के बीच में हमारा कैश रहता है, और नॉर्मली तो 1% से लेके 7% के बीच में हम कैश रखते हैं, वो भी रिडेम्पशन के लिए, और 7% एक्सट्रीम साइड पे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो निवेशक ने हमको पैसा दिया है वो हमें निवेश करने के लिए दिया है, वो एसेट कॉल उसका वित्तीय सलाहकार या वो खुद अपने लिए कर रहा है। तो जहां तक मार्केट की वैल्यूएशन की बात है, अगर आप देखो 31 टाइम पे कोई सस्ता तो नहीं है मार्केट, स्पेशली मिड कैप सस्ता नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि अर्निंग्स ग्रोथ भी उतनी ही शानदार है, 18 से 24% का अर्निंग ग्रोथ है। तो अगर आप पैसा 5 साल 10 साल के लिए लगा रहे हैं, तो फिर आप एक साल को ना देख के अगर 5 साल 10 साल देखते हैं, तो आपको तब भी लगता है कि मार्केट रीजनेबली पॉइज्ड है। और इस दौरान मार्केट में हर तरह के स्टॉक्स हैं, जो कोई मार्केट की फेवर में है, कोई इन्वेस्टर्स की नजर में आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। 150 स्टॉक्स में से कुछ कुछ स्टॉक्स, आपको 500 स्टॉक्स जो है मार्केट में, उसमें आपको 50-60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ चैलेंज ऑनेस्टली।
सो प्लीज टेल मी, अभी आपको क्या लग रहा है मौजूदा बाजार में, आप किन सेक्टर्स पर आपकी नज़र है, आपको लग रहा है जहां पोटेंशियल है, किन सेक्टर्स में आप जो है आप कहना चाहेंगे कि हाँ यहाँ आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है? तो देखिए, एकदम इमीडिएटली बात करें तो जिन क्षेत्रों में हमें लगता है नतीजे अच्छे आने चाहिए और वहां पे स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बाकी है, वो है कंजम्पशन, वो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जहां पे नीचे तबके का जो के शेप रिकवरी हमने देखी थी कोविड के बाद, तो एक अर्बन और प्रीमियमाइजेशन का हमने दौर देखा था, जो अब हमको लग रहा है कि जो छोटा वो खरीदार है, जो रूरल में काम कर रहा है या अर्बन पुअर है, वहां पे हमको अभी लग रहा है कि खरीदारी चालू हुई है, और जो कंपनियां उस तरफ देख रही हैं ज्यादा, हमको लगता है वहां पे एक अच्छा निवेश का मौका अभी भी है। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के ऊपर हम बहुत फोकस हमारा है। पावर सेक्टर में हमको लगता है काफी अभी भी गुंजाइश है। और अगर आप नियर टर्म छोड़ दें, 2-3 क्वार्टर का छोड़ दें, तो बैंकिंग भी हमको लगता है लंबे समय में, अगर आप किसी भी इकोनॉमी के ऊपर बुलिश हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, सो जो एक कॉमन थ्रेड मैं देख रही हूँ वो है आई थिंक कंजम्पशन। जितने भी आपने सेक्टर्स मेंशन किए उसमें जो कॉमन थ्रेड रहेगा वो है कंजम्पशन। सो कंजम्पशन इज द रियल प्ले यहाँ पर, जो है आप जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक। द्विवेदी सर, मार्केट रेगुलेटर ने थोड़े दिन पहले ही मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को लेकर के बहुत कॉशियस स्टैंड लिया था, आगाह भी किया था, और उसके बाद कई एमसीज ने इन कैटेगरी में निवेश को सीमित किया है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी किया था, एक लिमिट लगा दी थी। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, वो स्थिति जो थी उसको लेकर जो कॉशियस स्टैंड था, आर वी डन विद दैट? और आपको क्या लग रहा है इस कैटेगरी में लेकर के जो रेगुलेटर का स्टैंड था, उसको आप लोगों को लगा इट वाज एट द राइट टाइम और उसकी जरूरत थी? इस बात पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बट मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मार्केट में जैसे जैसे वैल्यूएशंस थोड़ा ऊपर आता है, तो उसके हिसाब से फ्लोज भी आ जाते हैं सेल साइड के। अभी आपने देखा कितने सारे क्यूआईपी, कितनी ब्लॉक डील्स, कितने प्रमोटर के जो शेयर्स आ रहे हैं बाजार में। सो दैट क्रिएट्स अ मार्केट ऑन इट्स ओन। सो मार्केट में वो इक्विलिब्रियम बन जाता है, आप उसमें अपना इंटरवेंशन करें या ना करें। हाँ, कई बार जरूरत होती है इंटरवेंशन करने की, तो वो रेगुलेटर का काम है, वो करते रहेंगे, उनको करना भी चाहिए। बट मार्केट ऑल्सो फाइंड्स इट्स ओन इक्विलिब्रियम एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट? तो हमने देखा कितने सारे नए शेयर्स आ रहे हैं, नए आईपीओज आ रहे हैं, ओएफएस आ रहे हैं, क्यूआईपीज हो रहे हैं। तो जितना फ्लोज पॉजिटिव डिमांड साइड पे आता है, उतना ही सप्लाई साइड पे भी आना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइमिंग मिसमैच हो सकता है, बट इट ऑल सेटल्स डाउन ऑन इट्स ओन। सो वी आर नॉट टू मच वरीड अबाउट दिस ऑनेस्टली। ओके, फाइन। अब मुझे ये बताइए, अब आते हैं आपके एनएफओ पर जो अभी आया हुआ है, इसको लाने के पीछे क्या सोच रही, क्या रैशनल रहा? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है जो मूड है वो है स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी का, एंड आई थिंक उस पर ही आप लोग भी प्ले कर रहे हैं। सो व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस स्पेसिफिक फंड? अगर मैं बात करूँ मिड कैप 150-50 मोमेंटम। देखिए, ऐसा कोई बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है रीजन। अभी आप देखोगे पिछले कुछ सालों में पैसिव फंड्स का एक प्रचलन शुरू हुआ है, जहां पे आप विभिन्न तरह की स्ट्रैटेजीज को निवेशकों के सामने रखते हैं और उनको एक चॉइस देते हैं कि अगर आपको एक्टिव फंड मैनेजमेंट में नहीं जाना और आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहते हैं, एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी है। जैसे आप जानते हो, मिड कैप के अंदर अभी 3 मेन इंडेक्स हैं, निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 100 और मिड कैप 50। आप 50 स्टॉक ले लीजिए, 100 स्टॉक ले लीजिए या 150 स्टॉक ले लीजिए, तो वो तो मार्केट कैप के हिसाब से मिक करते हैं। बट अगर उसी में आपको एक स्टॉक सिलेक्शन करके आपको लगता है कि वो जो मदर इंडेक्स है या पेरेंट इंडेक्स है उसको पछाड़ सकता है, तो उस कैटेगरी के अंदर एक उपयुक्त फंड लाना भी एक हमारे हिसाब से एक जरूरी चीज है, जो निवेशकों को ऑप्शन देता है आने वाले समय में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके मद्देनजर में हमने ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का इंडेक्स लाया है। तो हमको लगता है एक उपयुक्त ऑफरिंग है, उपयुक्त जो कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट है निवेशकों को, अगर मिड कैप में जिनको पैसा लगाना है लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न, इसकी संभावना काफी अच्छी है इसके अंदर।
ओके, सो कीवर्ड है लंबे समय के लिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक देवेंद्र जी ने इस बात को नहीं बदला। लंबे समय के लिए इसको आपको चुनना चाहिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं। 3 अक्टूबर को ये बंद होगा सर, फिर रीओपन कब होगा? सो एक हफ्ते के बाद इसकी एनएमई खुल जाएगी, उसके बाद ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए भी शुरू हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने अभी स्मॉल कैप की और मिड कैप की हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप जैसे और मिड कैप जैसी कैटेगरी को देखिए। मैं एक क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी। हम एक शो करते हैं जिसमें हम लाइव कॉलर्स के पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं। उसमें हमने देखा है कि लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है उसमें सिर्फ स्मॉल कैप भर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ स्मॉल कैप में निवेश करें तो चलेगा। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसके अंदर रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि ये स्टॉक्स लंबे समय के लिए अच्छे हैं तो आप उनको जरूर रखिए। इसमें कोई मनाही नहीं है। बट क्या होता है कि मार्केट में साइकिल्स आते हैं। जब आपको लगता है कि ये क्षेत्र में या ये प्रमोटर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो स्मॉल कैप क्षेत्र के अंदर मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अच्छे प्रमोटर्स को देखिए कि कब वो आप क्या उन्होंने लंबे समय के लिए आपके निवेशकों के साथ ठीक से बर्ताव किया है, क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली है, क्या उनका कैपिटल एलोकेशन ठीक है, या सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करते हैं और बैलेंस शीट उनकी खराब है। इन सब को, क्योंकि आप स्मॉल कैप में निश्चित तौर पे आप लंबे समय के लिए ही पैसा लगाना चाहिए, तो जो छोटे निवेशक करते भी हैं, बट उसके साथ आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर भी, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर और उनकी जो इंडस्ट्री है उसके फोकस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के चलिए, आप शायद वो अच्छा मौका मिलेगा पैसा बनाने का बाजार में। Okay, thank you so much देवेंद्र सर। ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर न्यू एनएफओ। आई होप हम जो एक्साइटमेंट निवेशकों में देखते हैं न्यू एनएफओ में, उनका ध्यान इस ओर भी होगा। लेकिन हाँ, जैसा कि देवेंद्र सर ने पहले कहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह किए बिना अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखिए इसकी जगह कहाँ बनती है, तभी निवेश कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। तो वाकया एनएफओ में आज यहीं रैप अप करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय। को पावर्ड बाय टेक्नो।